हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर के कुछ हाई पेइंग जॉब्स कौन से हैं, कौन से ऐसे जॉब्स हैं जहां पर जाने के बाद आप एक हाई सैलरी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ फील्ड आपको बताऊंगा, उसकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा और वहां पर आपको पैसा कितना मिल सकता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, चैनल को फटाफट यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब देखिए, आज के ज़माने में तो हर किसी को पैसा ही चाहिए। पैसा किसे नहीं चाहिए? पैसा आपको चाहिए, पैसा मुझे चाहिए, पैसा हर किसी को चाहिए। तो हर कोई ऐसे ही जॉब की तलाश में रहता है कि भाई यहाँ पर एक बार मैं लग जाऊँ तो लाइफ सेट हो जाए, यहाँ पर मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाए और फिर दूसरी किसी चीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे ही कुछ जॉब जो है वो बिल्कुल चुन चुन के मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। तो उनमें से सबसे पहला जॉब जो है वो है लॉयर। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लॉयर्स की फ़ी कितनी होती है। स्पेशली जो लॉयर्स कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं उनकी फ़ीस काफ़ी हाई रहती हैं। उसके अंदर भी अगर ज़्यादा मैं बाइफरगेट करूँ तो सिविल और क्रिमिनल लॉयर्स की जो फ़ी है वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि उनका काम भी वैसा ही होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें मगजमारी होती है। तो इसकी वजह से लॉयर्स को अच्छा खासा यहाँ पर पेमेंट जो है वो मिल सकता है। और अगर खैर आपकी खुद की प्रैक्टिस है फिर तो आप जो कहेंगे उसके हिसाब से आप अपना रेट खुद तय कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या लगेगी? तो बेसिक आपको ग्रेजुएशन लगेगा, उसके बाद आपको एलएलबी करनी पड़ेगी। एलएलएम करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद आपको बार काउंसिल की एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, बार काउंसिल के साथ आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को। और उसके बाद फिर आप जो है वो किसी भी लॉ फर्म में भी जा सकते हैं नौकरी के लिए, या तो कुछ सालों बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कॉरपोरेट लॉ फर्म्स में जाते हैं तो भी लॉयर्स को अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो लोएस्ट सैलरी में बता रहा हूँ, लोएस्ट पैकेज बता रहा हूँ, वो भी 7 से 10 लाख रुपए पर एनम का पैकेज जो है वो वहाँ पर मिल जाता है। अभी के ज़माने में तो और भी ज़्यादा इससे हो सकता है। और खैर, ये थोड़ा बहुत आप कौन से लॉ स्कूल से ग्रेजुएटेड हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी बहुत ही रेप्यूटेड लॉ कॉलेज से वहाँ पर पास आउट हो चुके हैं तो आपको इससे भी कई ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है फील्ड कमर्शियल पायलट का। तो कमर्शियल पायलट जो है वो अच्छे खासे पैसे बना लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल पायलट की जो पढ़ाई होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए जो कोर्सेस होते हैं उनके अंदर पैसा भी भरपूर आपको डालना पड़ता है, उसके बाद आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी की अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो आपको 12th साइंस अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 12th साइंस में फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दो सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी और स्ट्रीम के हैं तो फिर आपको जो है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसकी अलग से एग्जामिनेशन NIOS से देनी पड़ेगी, जो कि नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट जो है इंडिया की, वहाँ से देनी पड़ेगी। या जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट बोर्ड की केवल इन दोनों सब्जेक्ट की जो है वो आपको एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। उसमें अच्छे मार्क्स से पास होना पड़ेगा और फिर आप कमर्शियल पायलट के ट्रेनिंग के लिए, वहाँ के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी देखा जाता है। आपके अंदर आंखों में कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, शरीर में कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए या हैंडीकैप नहीं होना चाहिए आदमी। इसके अलावा उसको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और न ही मेंटल प्रॉब्लम की हिस्ट्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मैटर करती है। बात करें अगर यहाँ पर सैलरीज की, तो जी हाँ, सैलरी बिल्कुल हाई है। तो यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए पर मंथ तक की सैलरी जो है वो मिल सकती है। अगर 2 लाख के हिसाब से अगर हम देखें तो 24 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी आपकी बन जाती है। तो डेफिनेटली हाई पेइंग जॉब है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो जाने के लिए एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिजिकल क्राइटेरिया भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, कोर्सेज काफ़ी कॉस्टली हैं और उसके बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा एयर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 200-300 फ्लाइंग आवर्स आपके पास होंगे तभी आपको पायलट का लाइसेंस मिलेगा। तो प्रोसेस ज़रूर लंबी है, लेकिन आगे चलकर पैसा आप उसमें से बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रोफेशन आता है मैनेजमेंट प्रोफेशनल।
तो यहाँ पर MBA आपको करना पड़ेगा। आपका ग्रेजुएशन होने के बाद आप MBA कर सकते हैं और किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। आप फाइनेंस में कर सकते हैं, मैनेजमेंट में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, और भी कई सारे HR में कर सकते हैं। तो और भी कई सारे वहाँ पर फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप MBA की पढ़ाई कर सकते हैं और आगे चलकर आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर पैकेज मिल सकता है। क्योंकि MBA के जो लोग होते हैं वो यही देखते हैं, जो कंपनीज आती हैं वो यही देखती हैं कि इसका पिछला रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन इसने MBA कहाँ से किया हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी से इसने MBA किया है, इसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंपॉर्टेंस है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से MBA करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं कि 19 लाख रुपए पर एनम का भी पैकेज बच्चों को मिल चुका है। तो आपको भी वैसा पैकेज मिल सकता है। अगर मैं न्यूनतम पैकेज की भी बात करूं तो कम से कम 5-6 लाख का तो मिलना ही चाहिए पैकेज एन्युअली, और फिर वो आगे आगे बढ़ता भी चला जाएगा। इसके बाद आता है प्रोफेशन डॉक्टर्स। तो नोबेल प्रोफेशन है, ऑब्वियस सी बात है। हालांकि डॉक्टरी करने के लिए आपको पता होगा कि बहुत साल लगते हैं। एक तो 12वीं के बाद आपको 4 साल का डॉक्टरी का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ती है, उसके बाद आपको किसी डॉक्टर को असिस्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं या तो अपनी खुद की प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर एज अ पेरोल के ऊपर भी रखे जाते हैं तो पेरोल के ऊपर भी कई सारी स्थापनाओं में डॉक्टर्स को रखा जाता है, जैसे कि स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या बड़ी बड़ी स्थापनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होती हैं, स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर भी डॉक्टर्स को पेरोल के ऊपर रखा जाता है। तो जो अभी तक की रिकॉर्डेड है वो 6 लाख रुपए पर एनम की भी सैलरी है। और खैर आगे चलकर अगर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करते हैं फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। आपकी जितनी ज़्यादा उसमें एक्सपर्टीज़ होंगी, जितना अच्छा आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से आपकी जो फीस है वो बढ़ती चली जाएगी। अब बड़े बड़े डॉक्टर्स तो पर केस के हिसाब से फीस जो है वो चार्ज करते हैं कि केस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वहाँ पर सर्जरी करनी पड़ेगी या किस तरीके की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, इसके हिसाब से वहाँ पर जो है वो इनकी फ़ीस तय होती है। इसके अलावा दोस्तों आप एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इस फील्ड में भी अच्छी खासी सैलरी आपको मिल सकती है। अगर इस फील्ड में जाइएगा तो 8 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको जो है वो सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा आता है फिर सिविल सर्विसेज, जो कि आपको पता होगा कि हर राज्य की भी अपनी पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, उनके द्वारा एग्जामिनेशन ली जाती है। या अगर आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है तो उसके भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और उसके बाद तो आपको जो है वो सरकार ने जो भी कोई रूल्स और रेगुलेशन डाले हुए हैं उसके हिसाब से आपकी सैलरी आपको मिलती चली जाएगी। और जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ते जाएंगे सर्विस में और आपका ओहदा बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर इनकी स्टार्टिंग सैलरी की भी मैं बात करूँ, यूपीएससी के अंदर अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए जाते हैं और वो अच्छी खासी पोस्ट है तो आपको कम से कम 80 से 85 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है और फिर आगे 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 वो बढ़ता चला जाता है और फिर आपको अच्छी खासी सैलरी एक पॉइंट के ऊपर जाने के बाद मिलना शुरू हो जाता है। खैर 80-85 हज़ार ये भी बहुत बढ़िया ही स्टार्ट है मैं कहूँगा, लेकिन इसके भी आगे जा सकते हैं। इसके बाद आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA। तो CA लोगों को भी अच्छी खासी सैलरी वहाँ पर मिल जाती है, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो टफ है। ऑब्वियसली आपको जो है वो CA की एग्ज़ाम क्रैक करनी होती है और ये CA की एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। भले भले लोग इसको 2-3 अटैम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाते हैं, उनको 3-4 अटैम्प्ट देने पड़ते हैं, उसके बाद वो क्रैक कर जाते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसके लिए थोड़ा इसमें समय ज़रूर लगता है। बाद में आपको 2.5 से लेकर के 3 साल की आर्टिकलशिप भी वहाँ पर करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी लो पेइंग होती है, जहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। लेकिन एक बार ये आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट हो गई और फिर अगर आपने किसी CA के फर्म को ज्वाइन कर लिया, बाद में चलकर अगर आप अपनी खुद की फर्म शुरू करते हैं फिर तो स्काई इज़ द लिमिट, आप जितना चाहे वहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी फर्म में आप जाते हैं तो भी आपको तकरीबन 11 से 15 लाख रुपए के बीच का जो है वो पैकेज ऑफर किया जाता है एन्युअली। इसके बाद दोस्तों प्रोफेशन आता है मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी भी एक अच्छा खासा जॉब प्रोवाइड करने वाला फील्ड है, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए आपको जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए। और ऑब्वियसली आपने अगर 12th साइंस किया है तो उसके अंदर ये सब्जेक्ट आपके
होने चाहिए और उसके बाद आपको प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करना पड़ता है। ये लोग आपको वहाँ पर ट्रेनिंग भी देते हैं और फिर आपको शिप के ऊपर रहना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये फिजिकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है। आपको तकरीबन 6 से 8-9 महीने तक जो है वो समंदर में ही बिताने पड़ते हैं और कुछ 3-4 महीने ही आपको घर पर रहने की अनुमति होती है या उतना ही समय आपको मिल पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया शिप में घूमना आपको पसंद है, आपकी उतनी जो है वो तैयारी है, तो आप ज़रूर इसके अंदर जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी जो है वो थोड़ी सी कम होती है, 30,000 की सैलरी स्टार्टिंग होती है जो कि जूनियर इंजीनियर की होती है। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर इंजीनियर की तरफ बढ़ चलेंगे, आपका प्रमोशन होगा तो आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी जो है वो मंथली मिल सकती है। इसके बाद आता है प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी। तो सीएस के थोड़ा सा नीचे ही ये आता है। इनकी भी एग्जाम्स होती है कंपनी सेक्रेटरी की, वो भी आपको क्लियर करनी होती है और बाद में आपको जो है वो, अगर आप किसी भी कंपनी में लग जाते हैं जो कि ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी सर्विसेज देती हैं, तो आपको तकरीबन 20,000 से लेकर के 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में मिलती है। आगे चलकर ये बढ़ भी सकती है। और दोस्तों आखिरी जो फील्ड है जो कि सबसे फेवरेट है, बहुत सारे लोग इसकी कस्में खाते हैं कि भाई इसमें चला जा, तेरे को पैसा ही पैसा है, वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का तो आपको पता ही होगा कि आपको 12वीं साइंस करना है, बाद में इंजीनियरिंग के लिए जो है वो कॉलेज चूज़ करना है, इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करनी है, अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट करनी है, किसी अच्छे कॉलेज से कंप्लीट करनी है और फिर आपको जो है वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं, वहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। बड़े बड़े MNCs हो गए, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग फर्म्स हो गई, ऐसे कहीं पर भी आपको नौकरी लग सकती है। और क्योंकि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन वहाँ पर है, इसकी वजह से यहाँ पर जो पैकेजेस हैं वो वाइडली जो है वो डिफ़र करते हैं। आप कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आपके स्किल्स कौन से हैं, कैसे हैं, आपके बाकी एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है, आप कौन से कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये सब कुछ वहाँ पर काउंट होता है। तो उसके हिसाब से जो है वो आपको 6 लाख का भी पैकेज मिल सकता है या तो 25, 30, 35 लाख का भी पैकेज जो है वो पर ईयर के लिए मिल सकता है। तो ये कंप्लीटली उस कंपनी के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर, आप कौन से कॉलेज से वहाँ पर पास आउट हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे फील्ड्स जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको अच्छी खासी सैलरी जो है वो मिल सकती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।